फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आखिरी घटक की तरफ बढ़ रहे हैं, जली घटक की तरफ। अब अपन देख रहे हैं जली घटक। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, अपन ने छोटे छोटे वीडियो बनाए 10-10 मिनट के। क्या कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, मेरा कॉन्सेप्ट ये सिद्धांत आप भी रखिए, कम पढ़े लेकिन बम पढ़े, एक ही किताब को बार बार पढ़े। इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो रखे हैं ताकि अपन जो भी पढ़े वो अपन को अच्छे से समझ में आए। यदि 10 मिनट में भी स्थली घटक समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, 10 मिनट में जली घटक समझ आ रहा है तो और बढ़िया है। तो इस तरीके से अपन ने छोटे छोटे वीडियो रखे हैं। यदि आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो अभी मैं नीचे लिंक में लगा दूंगा, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अपन ने अभी क्या क्या, अपन ने पर्यावरण की परिभाषा देख ली। अपन यूनिट 9 एमपीपीएससी पेपर 3 की यूनिट 9 देख रहे हैं। उसमें अपन ने क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहले क्या देखा था, विज्ञान और तकनीक का अर्थ, इस पेपर का अर्थ। दूसरा अपन ने सिलेबस देखा था। तीसरा अपन ने क्या देखा था, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। फिर पर्यावरण के घटक चल रहे थे, तो पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण के घटक, ये बिल्कुल बेसिक था, ये बेसिक देख रहे थे। घटक में अपन ने जैविक घटक देख लिए, ऊर्जा घटक देख लिए, अजैविक घटक देख लिया। जैविक में स्थलमंडल देख लिया, वायुमंडल देख लिया, और अजैविक का आखिरी तीसरा घटक देख रहे हैं, जली घटक या जल मंडल, जली घटक या जल मंडल। तो आप एक बात बताइए दोस्तों की अपनी पृथ्वी है, अब पृथ्वी में जल कहाँ कहाँ पे है, पृथ्वी में जल कहाँ कहाँ पे, तो आप जली घटक के अंतर्गत कौन कहाँ कहाँ जल मिलेगा, वही जली घटक के अंतर्गत आ जाएगा। जहां जहां जल मिलेगा वो जली घटक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जली घटक कहाँ कहाँ मिलेगा, तो अब जैसे आपको मालूम है कि ये भारत है, ये मान लीजिए भारत है, तो आपको मालूम है कि अंदर छोटी छोटी झीलें मिलती हैं, कुछ नदियां मिलती हैं, बाहर ये समुद्र है, ये बाहर समुद्र है। तो इस तरीके से आप देखिए जल कहाँ कहाँ है, तो इसी तरीके से जली घटक के अंतर्गत आता है भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल जो अंदर है, भूपृष्ठीय जल। फिर महासागरी जल, ये महासागर है जो महासागरी जल। तीसरा आ जाता है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, जो अपन बोरिंग से ऊपर खींच के पानी लेते हैं, भूमिगत जल। फिर आ जाती है कुछ झीलें, कुछ नदियां, इस तरीके से आदि। तो इस तरीके से ये सब जली घटक के भाग हैं। और आपको मालूम है जल ही जीवन है, तो जल के बिना तो कोई जीव जीवित रह नहीं सकता, और जल जीवों को जीव वनस्पति आदि पर प्रभाव भी डालेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा कि जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है उसको वहां पे सदाबहार वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसे ये अपना अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो आपको पता है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जल घटक ने उस पर प्रभाव डाला, जहां जल बहुत वर्षा वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिले। अब देखिए यहाँ राजस्थान में मरुस्थल है, फॉर एग्जांपल ये राजस्थान में मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी बहुत कम गिरता है, यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे कैसे वन मिलेंगे, कम पानी वाले, कैक्टस आदि, वैसे ही जीव मिलेंगे। तो इस तरीके से जो जली घटक है वो जीवों वनस्पति उनके संगठक आदि पर प्रभाव डालता है दोस्तों। तो मैंने आपको समझाया कि जली घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जो जली घटक के अंतर्गत वो आएगा जो जहां जहां जल मिलता है, तो भूपृष्ठीय जल, महासागरीय जल, भूमिगत जल, झील, नदी आदि। अब इसके बाद अगला अपन पढ़ते हैं कि जल चक्र। जल चक्र, अब जली घटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जल चक्र। अब देखिए आपको मैं जल चक्र समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मालूम है कि सूरज, अब अपन ने पीछे पढ़ लिया सौरिक ऊर्जा, तो सूरज ऊर्जा का एक स्रोत है। अब अपनी पृथ्वी पे मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है। अब सूर्य से क्या आई, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सूर्य से ऊर्जा आती है, और ऊर्जा तरंग के रूप में आती है क्योंकि तरंग ऊर्जा संचरण की एक विधि है। तो अब ये सूरज की रोशनी जो किरणें है, विकिरण है, वो किस पे पड़ा, पानी पे। तो पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। अब ये क्या हुआ, एवापोरेशन हुआ, पानी का क्या हुआ, एवापोरेशन, वाष्प उत्सर्जन या वाष्पन, एवापोरेशन हुआ। अब यही पानी की जो एवापोरेट होके जो भाप बन के ऊपर उठ रहा है, ये इसी का क्या होगा, संघनन। और क्या बनेगा, संघनन मतलब होता है उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो ऊर्जा लेके, गुप्त ऊष्मा लेके ऊपर को जा रहे हैं, वो आपस में क्या करेंगे, दोस्ती करें। जब उनकी ऊर्जा खत्म होगी वो आपस में दोस्ती करेंगे। आपको मालूम है कि बादल कैसे बनता है, एक कण है उसके ऊपर ये सब बैठ जाएंगी और इस तरीके से बादल बनेगा। फिर मान लीजिए एक स्थल पार्ट है, ये स्थल पार्ट है मान लीजिए, तो यहाँ ये पानी गिर जाएगा और ये पानी नदियों आदि से होते हुए वापस कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं जल चक्र। तो जल में आप जल चक्र में देखेंगे जल की मात्रा है घटती बढ़ती नहीं है, वो प्रवाह क्या करती है, एक जगह से उठती दूसरी जगह जाती है और वापस वहीं पे आ जाती है। तो इस तरीके से जल बना रहता है, जल जितना है उतना ही बना रहता है। जैसे बोला जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसी जो जल है वो अब समुद्र का जल था, रोशनी पड़ी, भाप बना, ऊपर उठा, संघनन हुआ, संघनन होने के बाद बादल बना, बादल के बाद वर्षा हो गई, वर्षा के बाद वापस क्या हुआ, अब वर्षा जैसे मान लीजिए समुद्र से पानी वाष्पन होकर उठा था, भारत में आके लैंड में गिर गया, लेकिन वापस बह के कहाँ चला गया, जल में। तो जल की मात्रा अप्रभावित रही, इसलिए जल चक्र में जल की मात्रा
अप्रभावित रहती है। और जल अपने लिए एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है? क्योंकि ये जीवों पे, वनस्पति पे, उनके संगठक पे आदि पर प्रभाव डालता है। जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, जहाँ बिल्कुल कम वर्षा होगी वहां कैक्टस जैसे वृक्ष मिलेंगे। तो जल भी जीवों पर प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। अब आइए दोस्तों अपन ये देख लेते हैं कि ये जो जल है, जल तो कितना है, पृथ्वी में जल कितना है और किस किस भाग में कितना कितना है। फॉर एग्जांपल यदि 100% जल है तो कितना परसेंट समुद्र में है, कितना परसेंट झील में, कितना परसेंट अंडरग्राउंड वाटर में है, भूमिगत जल में आदि। तो वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 100% यदि जल है, टोटल कितना है 100% जल है, तो आपको मालूम है 97% जल कहाँ है, महासागरों में 97%। फिर बचा जो 3% है वो जो है अपने लिए फ्रेश वाटर हुआ। फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल। आपको मालूम है महासागर का पानी क्या होता है, खारा। तो 97% जब महासागर का पानी है खारा, तो बचा 3% क्या होगा, स्वच्छ। और वही अब उस स्वच्छ में भी 79% क्या है, उस 3% का 79%, उस 3% का 79% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के रूप में, हिमनद के रूप में आइस कैप और ग्लेशियर। और बचा हुआ जो है वो अन्न है। और अन्न में भी कुछ सबसे ज्यादा भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर है, फिर नदी है, झीलें हैं, लेक्स है। तो इस तरीके से तो अपने लिए आपने देखा स्वच्छ पानी जो अपने एक्सेस के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, खेती करने के लिए बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जल संकट का, क्योंकि जल है ही, जल है तो लेकिन ये काम का नहीं, और जो है वो अपन ने खत्म कर दिया है। अंडरग्राउंड वाटर को अपन ने कृषि के लिए पानी निकाल के उसको उसकी गहराई को कम कर दिया। तो ये जल संकट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी सिटियों में आप देखेंगे जल की कमी चल रही है। जैसे चेन्नई में देखेंगे तो कहीं कहीं तो जल पैसों में बिक रहा है। आपको साउथ अफ्रीका में पता होगा, वहां पे भी बहुत बुरी कंडीशन आ गई थी। वहां पे भी जल क्या हो रहा था, जल की कमी हो गई थी। तो जल कई जगह पैसों में बिकता है, और अपन लोगों के पास इतना सारा जल है और अपन उसको खराब कर देते हैं। अपन लोग मतलब अपने, जैसे भारत में देखेंगे कई जगह पे जल की कमी नहीं है, लेकिन अपन लोग अंड वंड पानी को क्या करते हैं, खराब करते हैं। अपन को नहीं करना चाहिए। तो अपने को अच्छे से जल को रखना चाहिए, तो जल संरक्षण करना चाहिए। तो वो अपना आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी देखेंगे कि जल की कमी के क्या कारण है और जल को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने देखा जलीय घटक। तो जलीय घटक में देखा कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जल चक्र क्या होता है, जीवों और वनस्पति आदि पर प्रभाव डालता है, और इतना परसेंट में से इतना परसेंट महासागर में, और बचा हुआ में स्वच्छ जल के रूप में है दोस्तों। इस तरीके से अपने तीनों घटक खत्म हो गए, जैविक, अजैविक और जलीय घटक। अब आइए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये सन है, सन, और यहाँ पे पेड़ मान लीजिए, सनरेज पड़ी, फोटोसिंथेसिस हुआ, ये खाना बनाएगा। इसको कौन खाएगा, जीव खाएगा। उस जीव को कोई और जीव खाएगा, जीव, मान लीजिए इसको बकरी, तो बकरी को कौन खा लेगा, शेर, मान लीजिए शेर। अब ये सब मान लीजिए मर जाएंगे, तो इनको कौन करेंगे, सूक्ष्मजीवी, सूक्ष्म जीव, इनको अवघटित कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब पेड़ काय में उगेंगे, मृदा में। पेड़ काय में उगेंगे, मृदा में। पेड़ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, जल। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए सनलाइट है, सनलाइट, यहीं पे आपका वायुमंडल रहता है, एयर मान लीजिए, वायुमंडल। इस तरीके से प्रकाश, तापमान आदि इस तरीके से मान लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैविक, अब देखिए अपने पूरे घटक इसमें कंप्लीट होंगे। जैविक घटक वे घटक है जिनमें जीवन पाया जाता है। तो पेड़ एक कैसा घटक हो जाएगा, जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक। अब पेड़ को काय में उगता है, मृदा में, तो मृदा क्या हो जाएगा, अजैविक घटक। अब मान लीजिए ये बकरी है, ये भी जैविक घटक हो जाएगी। शेर भी क्या है, जैविक घटक हो जाएगा। मान लीजिए मनुष्य आ जाएगा, मान लीजिए बकरी को मनुष्य खा लेता है, तो मनुष्य भी क्या हो जाएगा, एक जैविक घटक हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य को जीवन रहने के लिए जल चाहिए, जल अजैविक घटक हो जाएगा। इस तरीके से ये सब अजैविक घटक हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये आप है, आपके चारों ओर देखिए क्या है, आपके ओर जैविक भी है और अजैविक भी है। और जैविक, आप देखो समस्त जीव के चारों ओर जैविक अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक, और उनकी अंतःक्रिया हो रही है। मृदा में पेड़ उग रहा है, फिर खाना बन रहा है। तो समस्त जीवों के चारों तरफ उपस्थित जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच की अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण भी खत्म हो गया और पर्यावरण के घटक भी समझ आ गए। जैविक घटक जिनमें जीवन है, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है। ऊर्जा घटक, सूर्य को ऊर्जा का घटक है, तभी यहाँ ऊर्जा मिली। जल चक्र में जो एवापोरेशन के लिए ऊर्जा, वाष्पन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिली, सूर्य से मिली। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट अपना यहाँ होता है। अपन ने पर्यावरण देख लिया, पर्यावरण के घटक देख लिए, टेक्निकल टर्म्स खत्म कर लिए।
तकनीकी भाषा। अब अपन शुरू करेंगे पर्यावरण सिलेबस उठाएंगे और उसका एक एक पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के आयाम, ऐसे करके अपन सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। पर्यावरण में क्या क्या समस्या आ रही है, उनके क्या क्या उपाय हैं, देसी उपाय, राष्ट्रीय उपाय, अंतर्राष्ट्रीय उपाय, इस तरीके से अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा। आई होप आपको ये समझ आया। अब मैं आपको क्या करूंगा, एक पीपीटी में ये पूरा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। आपको यदि पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे नीचे जाके लिंक में देख सकते हो और मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। आपको मेरी राइटिंग यदि खराब लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो चीज समझ में आए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं। पीपीटी के माध्यम से पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।